प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। यह अधिवेशन दो महत्वपूर्ण कारणों के कारण प्रसिद्ध है। पहला था, इस दौरान कांग्रेस के जो दो धड़े गरम दल और जो नरम दल थे वो आपस में पुनः एक हो गए, मिल गए। ये दोनों दल, गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में एक दूसरे से अलग हो गए थे। यानी ऐसा कहे कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था कांग्रेस के दो दलों में, नरम दल और गरम दल में। तो ये दोनों दल वापस पुनः 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हो गए या मिल गए। दूसरा था कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता, इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं कांग्रेस में अतिवादियों या गरम दल का पुनः प्रवेश। इस अधिवेशन जो 1916 में हुआ कांग्रेस का, में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गरम दल या अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। इसके कई कारण थे। पहला कारण था, पुराने विवाद अब अप्रासंगिक या अर्थहीन हो गए थे। यानी जिस विवाद को लेकर 1907 में कांग्रेस का विभाजन दो धड़ों में हुआ था, अब वे विवाद उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक या अर्थहीन हो गए थे। दूसरा है उदारवादियों तथा अतिवादियों। ये उदारवादी का मतलब यहाँ नरम दल से है, अतिवादियों का मतलब है यहाँ गरम दल से। दोनों ने ये महसूस किया कि जो विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। यानी अगर इन दोनों दलों ने घोषित किया कि अलगाव से हमारा नाश अवश्य है, हमें विभाजित न होकर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है, रुक सी गई है। तीसरा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के तिलक ने दोनों दलों में एकता के अथक और सराहनीय प्रयास किए थे। उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए बाल गंगाधर तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, न कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के। उन्होंने हिंसात्मक तरीकों को न अपनाए जाने की भी वकालत की। तो इस तरह से बाल गंगाधर और तिलक और एनी बेसेंट ने प्रयास किया, जिससे कांग्रेस के दोनों धड़े शामिल हुए। चौथा, फिरोज शाह मेहता जो उस समय उदारवादी नेता थे, की मृत्यु हो जाने पर अब कांग्रेस का नरम दल या धड़ा इतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के नरम दल के बड़े नेता थे और वे उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। इनके जीते जी किसी भी हालत में उग्रवादियों से नरम दल वाले एकता स्थापित करना नहीं चाहते थे। तो प्रश्न ये है कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किन कारणों से नरम दल और गरम दल वापस एक हो गया। फिर आगे है जो लखनऊ अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण चीज़ है, दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में। तो पहला है प्रश्न कि लखनऊ समझौता होने के क्या कारण हैं, या ये कहे कि मुस्लिम लीग के रवैये में परिवर्तन का क्या कारण है। जिसमें पहला है 1912-13 के बाल्कन युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ। 1912-13 के बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया, यानी तुर्की के खिलाफ लड़ा था ब्रिटेन। इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति क्षीण हो गई और उसका सीमा क्षेत्र भी संकुचित हो गया। उस समय तुर्की के शासक का यह दावा था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा या प्रधान है। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति भी तुर्की के साथ थी, क्योंकि वो मानते थे कि तुर्की का जो सुल्तान है या शासक है वह खलीफा या प्रधान है। ब्रिटेन द्वारा युद्ध में, बाल्कन युद्ध जो 1912-13 में हुए, में तुर्की को सहयोग न दिए जाने से भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। फलतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही
थी। तो एक चीज़ तो ये था कि बाल्कन युद्धों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग संपर्क में आई। दूसरा, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। इससे सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में इस विभाजन का जोरदार समर्थन किया था। तो इस कारण भी भारतीय मुसलमान क्या थे, रुष्ट थे, असंतुष्ट थे ब्रिटिश सरकार के निर्णय से। तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसे सरकारी सहायता दिए जाने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए। यानी वो चाहते थे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जो ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई है उसको आर्थिक सहायता जारी रखा जाए, सरकारी सहायता जारी रखी जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने जारी रखने से मना कर दिया, इस कारण भी वो रुष्ट थे। चौथा, मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे तथा उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उपहारने का प्रयत्न किया। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह निश्चय किया कि वह भारत के अनुकूल स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य समूह या दल को सहयोग कर सकता है, बशर्ते वह भारतीय मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न करे तथा उनके हित सुरक्षित बने रहे। यानी वह भारत के अनुकूल स्वशासन की स्थापना में प्रयास करेंगे, किसी भी समूह या दल का सहयोग ले सकते हैं, बशर्ते है कि वह दल या समूह भारतीय मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम न करे। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की स्वशासन की अवधारणा समान हो गई और इससे उन्हें पास में आने में सहायता मिली। यानी कांग्रेस भी स्वशासन चाहती है तो और मुस्लिम लीग भी ने भी घोषणा की 1912 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में कि वह भी स्वशासन चाहती है। स्वशासन चाहने के दौरान उसने ये भी कहा कि अगर कोई भी अन्य दल और समूह भी अगर भारतीय मुसलमानों के हितों के खिलाफ कार्य न करता हो तो उनकी सहायता भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के साथ संपर्क में पास आने का एक तरह से उनको उद्देश्य मिल गया स्वशासन का। पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण था, वो नाराज हो गए। देखते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल तथा मोहम्मद अली के पत्र कॉमरेड को सरकारी दमन का निशाना बनना पड़ा। वही दूसरी ओर अली बंधुओं मौलाना आज़ाद तथा हसरत मोहानी को नज़रबंद कर दिए जाने से भारतीय युवा जो मुसलमान थे वह रुष्ट हो गए। सरकार की इन दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों विशेषकर लीग के युवा सदस्यों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं जागृत हो गई तथा वे उपनिवेशी शासन का समूल नष्ट करने में अवसर की तलाश करने लग गए। तो ये थे लखनऊ समझौते के कारण, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, उसमें उनके क्या कारण थे। फिर आगे हम पढ़ रहे हैं लखनऊ समझौते के प्रावधान। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो समझौता किसके बीच हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। क्या प्रावधान रखे गए, जिसमें पहला प्रावधान है कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। यानी कांग्रेस ने ये मांग की कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, जिसे लीग ने स्वीकार कर लिया। लीग ने 1912 में ये घोषित कर दिया था कि हम किसी भी दल के साथ समूह के साथ मिलकर स्वशासन की मांग कर सकते हैं, बशर्ते वह दल मुस्लिम हितों की वकालत करता हो या हितों के खिलाफ न हो। दूसरा, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को भी स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन में इस समझौते के तहत दूसरी मांग मान ली कि कांग्रेस ने कि मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। हम देखते हैं कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो उस मांग को कांग्रेस ने 1916 के अधिवेशन में इस समझौते के तहत मान लिया था। तीसरा, हम देखते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया
गया। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बम्बई सहित सिंध में 33%, उत्तर प्रदेश में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15% तथा मद्रास में भी 15% सीटें मुस्लिम लीग को दे दी गई। यानी प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। चौथा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया तथा इनके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई, यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था स्वीकार की गई। पांचवा, इस समझौते के तहत ये प्रावधान किया गया, यह निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो, सभा का मतलब यहाँ व्यवस्थापिका सभा जो बनाई गई है, कि यह निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो तथा 3/4 सदस्य उस आधार का विरोध करे तो उसे पास नहीं किया जाएगा, वो पारित नहीं होगा। इस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के ये प्रावधान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इस समझौते के तहत ये प्रावधानों में सहमति बन गई। तो 2 प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो लेक्चर्स के तहत। पहला है लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ और उनके क्या शर्तें हैं या प्रावधान हैं। दूसरा था कांग्रेस की गरम दल और नरम दल जो धड़ा एक हुआ उसके क्या कारण थे। तीसरा ये प्रश्न बन सकता है कि मुस्लिम लीग किन कारणों से प्रेरित होकर कांग्रेस के नज़दीक आई थी या समर्थन कर रही थी। धन्यवाद।